सभी पाठकों का अभिनंदन। यह कहानी पाक अधिकृत कश्मीर के एक छोटे से गांव तुर्तुक की है, जो सन 1971 से पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। लेकिन सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ये गांव भारत के नियंत्रण में आ गया और इसके पास के 3 गांवों पर भी भारतीय सेना का कब्जा हो गया। नुब्रा नदी के आखिरी छोर पर बसे इस गांव के एक तरफ ऊंची ऊंची काराकोरम पर्वत की ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं और दूसरी तरफ श्योक नदी बहती है। यहाँ की ज़िंदगी बेहद मुश्किल है। सर्दियों में इतनी ठंड पड़ती है कि तापमान करीब -25 डिग्री तक चला जाता है। लेह के रास्ते तुर्तुक गांव तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन रास्ता बेहद मुश्किल और संकरा है। 205 किलोमीटर के रास्ते को पार करने में करीब 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। सन 2010 से पहले इस गांव में बाहरी लोगों का आना जाना निषेध था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पिछले साल मैंने यहाँ की यात्रा की थी, तब इतिहास में दबी ये प्रेम कहानी मेरे हाथ लग गई। आइए सुनते हैं। वो तुर्तुक गांव में एक बार एक भारतीय लड़का माधव गलती से रास्ता भटककर उधर चला गया। उस समय वो गांव पाकिस्तान के अधीन होने के कारण वहां पाकिस्तानी सेना का कब्जा था। ट्रेनिंग का शौक रखने वाला माधव को अकेले पहाड़ों पर घूमने का बेहद शौक था। यही शौक उसे यहाँ तक ले आया था। अब जब उसने पाकिस्तान का झंडा देखा तो अपनी गलती का एहसास हुआ। सामने ऊंचाई पर पाकिस्तानी चौकी दिख रही थी और वो वहाँ चौकी पर जाकर नहीं बता सकता था कि मैं गलती से रास्ता भटक कर यहाँ आया हूँ, वरना पाकिस्तानी सैनिक उसे बिना पूछे ही गोली मार देते। भारत पाकिस्तान का संबंध तो हमेशा से अच्छा नहीं रहा और उस समय भी गहमा-गहमी चलती रहती थी। अब माधव चुप हो गया था, लेकिन रात बिताने के लिए उसे एक आश्रय चाहिए था, जिसके लिए वो छुपते छुपाते तुर्तुक गांव की तरफ चल पड़ा। उस समय सर्दियों के मौसम की शुरुआत हुई थी। तापमान भी 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। हर जगह बस बर्फ की सफ़ेद चादरें बिछी हुई थीं। माधव ने एक अच्छा काम किया था। उसने सफ़ेद रंग की ही ट्रैक पैंट और गर्म जैकेट पहनी हुई थी, जिसके कारण वो बर्फ़ में आसानी से नज़र नहीं आ रहा था। लेह लद्दाख का निवासी होने की वजह से उसे भी ठंड बर्दाश्त करने की आदत थी। आगे एक घर में बाहर से नज़र डाली तो 2 आदमी खाना पका रहे थे और एक बूढ़ी औरत खाना परोस रही थी। रोटी देखकर उसे भी भूख लगाई थी, लेकिन समय जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था, सो वह आगे दूसरों के घरों में ताक झांक करने की कोशिश करने लगा। 2-4 घर छोड़कर उसे कुछ दूरी पर एक घर दिखा, जिसके आगे अलाव जल रही थी। वह उस तरफ जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसे टोका, "कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो?" देखा तो एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए उससे पूछ रहा था। माधव सकपका गया, लेकिन उसने सच बता दिया कि वो रास्ता भटक कर इस तरफ आ गया है और अब क्या करे। सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया। उसने कहा, "मेरे साथ मेरे घर की ओर चलो, वरना अभी पाकिस्तानी सैनिक इस तरफ गश्ती पर आने वाले होंगे तो तुम फौरन पकड़ लिए जाओगे।" माधव चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। उसे एक बात हैरान कर रही थी। इस बूढ़े का घर गांव के सबसे अंतिम छोर पर था और उसके आसपास कोई घर नहीं था। घर जाकर बूढ़े के आवाज़ लगाने के पहले एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोल दिया और दोनों को अंदर बुलाया। माधव उस लड़की को देखता रह गया। माधव को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि उस लड़की ने उसके बारे में बूढ़े आदमी से कुछ पूछा क्यों नहीं। जल्दी से अलाव जलाकर उसके पास उस बूढ़े ने एक पुरानी कालीन बिछाते हुए
उसे बैठने को कहा। वह चुपचाप बैठ गया। उसने बताया कि यह उसकी बेटी है। इतना कहकर वह चुप हो गया। माधव भी थके होने की वजह से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न लगाया, लेकिन उसे अब काफ़ी ठंड भी लग रही थी। ज़्यादा चढ़ाई की वजह से हाथों पैरों में दर्द भी हो चला था। तभी वही सुंदर लड़की वहाँ एक थाली में रोटी सब्जी लेकर आई तो उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो उस आदमी ने बताया कि वो और बेटी पहले ही खा चुके हैं और वो भी जल्दी से खा ले। फिर वह उसे एक छोटे रास्ते की तरफ से लेह की तरफ छोड़ देगा। माधव को तो भूख बड़ी तेजी से लगी ही थी, सो चुपचाप खाना खा लिया और दोनों को हाथ जोड़कर बहुत धन्यवाद भी कहा। खाना खाकर और थकान से अब माधव को नींद आने लगी थी, लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि रात को ही बाहर निकल सकते हैं, दिन के उजाले में कल से मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कल पाकिस्तान के आला अधिकारी इस गांव की तरफ आ रहे हैं। उसने आज सुबह की गश्ती के समय ही सैनिकों को बातचीत करते हुए सुना था। अब माधव तो घबरा ही गया, लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था। ऊपर से हल्की बर्फबारी भी शुरू हो चली थी। बूढ़ा आदमी उसकी उलझन समझ गया, सो उसने कहा, परेशान न हो बेटे, मुझे रास्ता पता है। ये आंखें कमज़ोर जरूर हुई हैं, लेकिन समझ में सब कुछ आता है। जीवन के काफ़ी साल यहीं बिताए हैं मैंने, अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकता हूँ। अब चलो, देर मत करो। कहते हुए बूढ़े ने पहले उस लड़की को दरवाज़ा बंद करने को कहा, फिर लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर माधव के साथ निकल पड़ा। उसने एक पुरानी काली शाल माधव को ओढ़ने के लिए दी और कहा कि मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मुझसे कुछ दूरी बनाकर चलना। अगर कोई सैनिक रास्ते में मिल जाता है तो मैं 2 बार खांसने लगूंगा, तो तुम समझ जाना। माधव उसकी समझदारी और दूरदर्शिता देखकर हैरान परेशान हो रहा था। 70 साल की उम्र में भी वह बिल्कुल फिट लग रहा था। माधव को अपनी तरफ तकता देखकर वह बूढ़ा हंस पड़ा। जानता हूँ क्या सोच रहे हो कि इस बूढ़े ने तुमसे कोई सवाल क्यों न किया, और इस उम्र में भी ये इतना फिट कैसे है, और बिना जाने तुम्हारी इतनी सहायता क्यों कर रहा है, यही ना। माधव सकचा गया। हे भगवान, ये बूढ़ा तो अंतर्यामी निकला। इसे कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तभी फिर से बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, चलते रहो बेटा, यहाँ रुकना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं। रास्ते में सब बता दूंगा, अभी चलो। माधव चुपचाप चल उसके पीछे चल पड़ा। वो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है बाबा। नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ सब पागल समझते हैं और मुझसे दूर रहते हैं। पागल? लेकिन बाबा आप तो। हाँ, क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ तो लोग मुझे पागल समझते हैं। क्यों समझते हैं, यही पूछना चाहते हो ना? तो सुनो बेटे, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए बता रहा हूँ। मैं ये सब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। पागल समझकर कोई मेरे घर नहीं आता और मेरी बेटी इन दरिंदों से बची रहती है। ये पाकिस्तानी सैनिक का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी किसी की बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। पता न मेरी बाद मेरी बेटी का क्या होगा। कहते हुए बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, आप कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दीजिए ना। नहीं मिल रहा कोई योग्य कोई, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। माधव के दिल में आया कि वो उसकी बेटी को खुद के लिए मांग ले, लेकिन उसके लिए ये समय ठीक न लगा। माधव ने भले ही एक झलक देखी थी उस लड़की की, लेकिन वो उसके दिल में बस गई थी। काफ़ी देर चलने के बाद उस बूढ़े ने एक पहाड़ी से नीचे की तरफ इशारा किया और कहा, बस बेटे, आधे से ज़्यादा रास्ता अब पार हो चुका है। बस यहाँ से नीचे उतरकर बाईं तरफ चले जाना। वहीं एक और छोटी सी सकरी
रास्ते पर चलते हुए तुम अपने देश पहुंच जाओगे। माधव ने आगे बढ़कर उस बूढ़े के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। कहा, एक बार और मिलने आऊँगा आपसे, और एक प्रार्थना है कि आप 1 साल और अपनी बेटी की शादी के लिए रुक जाइए। मैं जानता हूँ कि यह समय सही नहीं है इन सब बातों के लिए, लेकिन मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बूढ़े ने कहा, यह संभव नहीं है बेटे, क्योंकि हम इस समय पाकिस्तान में हैं और तुम हिंदुस्तान में। ये सरहदें बाधा हैं इन सभी में, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं 1 साल तक तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, फिर ही कहीं शादी की बात करूँगा। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कहकर बूढ़ा वहीं रुक गया और माधव को चलने का इशारा किया। माधव उसके बताए अनुसार आगे चलता गया और करीबन 4 घंटे के बाद लेह पहुंच गया। अपनी धरती पर आते ही उसे बड़ा सुकून जैसा महसूस हुआ, लेकिन शरीर बुरी तरह थक कर चूर चूर हो गया था। अब और चलने की हिम्मत नहीं बची थी उसमें, इसलिए माधव ने एक पेड़ के तने पर उसी बूढ़े के दिए कंबल को ओढ़कर बाकी की रात गुजारी। वाकई बहुत गर्म कंबल था, बहुत हद तक ठंड रोक लिया था उसने। सुबह घर पहुंचते ही वह फिर से उन यादों में खो गया। घर में कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। वह मन ही मन सोचता कि कैसे वहां दोबारा जाऊं। जाने में बहुत खतरा था। एक बार तो वह किसी तरह बच गया, लेकिन जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार साथ दे ही दे। वह रोज़ सुबह भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया करता कि उसकी उस लड़की से हुई पहली मुलाकात को आखिरी मुलाकात न रहे, और तरह तरह की योजनाओं के बारे में सोचता रहता कि कैसे उस लड़की से दोबारा मिलूं। संजोग की बात देखिए, उसी साल भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ और तुनतुन गांव भारत में शामिल हो गया। वो साल सन 1971 का था। भारत के अधीन होते ही माधव खुशी से उछलकर उस गांव में जा पहुंचा और उस बूढ़े आदमी को ढूंढ निकाला और उसे उसकी बेटी को अपने परिवार से मिलाया। माधव के परिवार ने उसकी शादी खुशी खुशी उस लड़की से करवा दिया और उसके बूढ़े पिता को भी अपने ही साथ रख लिया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच युद्ध के एक सुखद अंत के साथ माधव की जिंदगी की नई शुरुआत हुई। सच कहा गया है, अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई थी। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल से तुनतुन गांव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।